से हैं और बड़ी खबर आपको बताते, ताबिश वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब वेनेजुएला में हालात बिगड़े थे, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को कैसे बंधक बना लिया था अमेरिका ने। और वैसे ही कुछ हालात जो है इस वक्त एक और देश में नजर आ रहे हैं और वो देश है ईरान, जहां पर वहां के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जो है वो भयंकर रूप ले चुका है। बड़ी संख्या में लोग रेजिम चेंज की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, प्रदर्शन हो रहा है ईरान में, लेकिन चौधरी बनता हुआ दिख रहा है अमेरिका। एक बार फिर से एक और मामले में क्या अमेरिका यहां पर कह रहा है ये भी आप जानिएगा, लेकिन ईरान में क्या हो रहा है ये पहले आप देख लीजिए। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में व्यापारियों की हड़ताल से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे देश में यहां पर फैल चुका है। इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद कई शहरों में हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। कुछ मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक पुलिस बल की कार्रवाई में 30 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अब क्या हालात हैं ईरान में, जरा तस्वीरों के जरिए आप इसको यहां पर समझिए। तस्वीरें जरा आप देखिए, सड़कों पर भारी तादाद में लोग यहां पर उतरे हुए हैं और 50 से ज्यादा शहर हैं जहां पर ये सरकार विरोधी, रेजिम विरोधी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आधी रात में कैसे सुलग उठा तेहरान। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया, सरकारी दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया। तो ऐसे हालात इस वक्त ईरान में बने हुए हैं जहां लोगों का गुस्सा इस कदर नजर आ रहा है। ये एक और तस्वीर है जो आपके सामने है। सड़क पर हथियार के साथ प्रदर्शनकारी पुलिस पर सरेआम गोलियां चला रहे हैं, यानी बिल्कुल बेकाबू होते हुए हालात नजर आ रहे हैं। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार के खिलाफ जनता का विरोध सड़कों पर है और इतना नाराज लोग वहां पर हैं कि वो रेजिम चेंज की यहां पर मांग कर रहे हैं। नारेबाजी बाकायदा हो रही है और हालात फिलहाल वहां की जो मौजूदा रेजिम है उसके काबू से बाहर होते हुए ईरान में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बहुत सारी वजहें हैं, ये वजहें भी आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा माहौल ईरान के अंदर बन रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर जो गोलीबारी की आवाज आप सुन रहे हैं, ये लोकल्स और पुलिस के बीच यहाँ पर हो रही है। ये एक और तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, उनको छोड़ने पड़े। अब जरा एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए आप 4 तस्वीरें, जिससे आपको समझ में आएगा कि ईरान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। भीड़ का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये सब इसलिए क्योंकि रेजिम के खिलाफ लोग वहाँ पर हो गए हैं। नारे कैसे लग रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आग की लपटें हैं, पुलिस से झड़पें हैं और हालात पूरी तरह से बेकाबू ईरान के अंदर इन दिनों नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ईरान की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान में आखिरकार हालात क्या बने हुए हैं। अब जरा ये भी आखिरकार आप समझ लीजिए कि ईरान में आखिरकार ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं और क्यों जो हालात हैं वो लगातार जो बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में क्यों भड़की है आग? दरअसल आर्थिक संकट ने बुलंद की है विरोध की आवाज और इसलिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रियाल की जो कीमत है, रिकॉर्ड गिरावट उसमें देखी जा रही है। $1 1.5 मिलियन रियाल का है। तेहरान के ग्रैंड बाजार से ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ था और 12 दिनों में पूरे देश में जो प्रदर्शन है वो बुरी तरह से फैल चुका है। और देश में अगर महंगाई की बात की जाए तो 40 से 48% तक महंगाई जो है पहुंच चुकी है, जिससे लोग जो है वो बहुत परेशान हो गए हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट लगी है और आर्थिक विरोध ने राजनीतिक रंग ले लिया है। रेजा पहलवी की अपील ने आग में घी डालने का काम किया। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अमेरिका में निर्वासित है और उन्होंने ही लोगों से अपील की थी कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ईरान में, उसे लेकर ईरान के जो लोग हैं वो अपनी आवाज बुलंद करें। बिल्कुल, और ये देखिए एक और पहलू आपको दिखाते हैं। 10 तस्वीरें आप देखिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल क्या है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है। ईरान के अंदर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है और ये सब इसलिए क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज हैं और क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की पहल पर यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और रेजिम चेंज की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी आदित्य राजकौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, जो हाल इस वक्त ईरान में बने हुए जो हालात हैं, क्या वो सुधरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा है वो और बढ़ता जा रहा है और इस बीच अमेरिका की भी लगातार जो बयानबाजी है वो ईरान के मामले में देखने को मिल रही है।
देखिए, जो आग की लपटें हैं, चाहे वो तेहरान में हो, शिराज में हो, इस्फान में हो, अभी जारी है। 18 दिन हो गए हैं, आज 19वां दिन है जब प्रदर्शनकारी जो हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं हजारों की तादाद में। कई बार जो है ईरान में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन चाहे वो हिजाब के खिलाफ हो, चाहे वो आर्थिक संकट के खिलाफ हो, लेकिन इस बार जो है बहुत ही बड़ी तादाद में कई शहरों में हजारों लोग सामने आए हैं। और हम जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये विचलित करने वाले हैं। चाहे वो जो है सरकार की इमारतों को पूरी तरीके से आगजनी करनी हो, उनके जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनको पूरी तरीके से तोड़ना हो, या फिर जो है अभी सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर लिया कल रात से। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भी तिलमिलाई हुई है और उन्हें भी लग रहा है कि ये प्रदर्शन जो है और ज्यादा बढ़ रहा है। कल राष्ट्रपति अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया और कहा कि बहुत ही ज्यादा तादाद में जो प्रदर्शन हो रहा है, अमेरिका इसको मॉनिटर कर रहा है। 30 से ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं और इंटरनेट को बंद करना और लोगों के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करना, ये साफ जाहिर करता है कि ईरान की जो रेजीम है, जो मुल्ला रेजीम है, वो तिलमिलाई हुई है और वो चाह रही है कि किसी तरीके से ये प्रदर्शन बंद हो, लेकिन बंद होने का ये नाम नहीं ले रहा। आदित्य, एक बात और बताइए यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका सीधे सीधे चेता चुका है कि अगर प्रदर्शन की आवाज, विरोध की आवाज वहां पर दबाने की कोशिश होगी तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या जो ईरान के हालात बने हुए हैं उसमें अमेरिका भी कूद सकता है? इस तरह की कोई संभावना यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, संभावना तो बिल्कुल है। पिछले कई दशकों में हमने देखा अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ने क्या किया। कई सालों तक जंग जो है जारी रही, चाहे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सो कॉल्ड हुई इराक में, या तालिबान को पूरी तरीके से प्रहार करना अफगानिस्तान में। और हाल ही के दिनों में हमने वेनेजुएला में देखा कैसे एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व करके वहां के राष्ट्रपति मदुरो को जो है लगभग अगवा कर लिया और अमेरिका लेके आए। तो बिल्कुल अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ऐसे ही लोगों को मारा गया ईरान में और अस्थिरता बनती रही तो अमेरिका मजबूर होगा कि अपनी आर्मी को वहां पर लाए। और इजराइल तो ये चाहता ही है। जिस तरीके के हालात वेनेजुएला में थे और वैसे ही हालात जो है पैदा करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका ईरान में भी। आदित्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, दो बड़े सवाल हैं आयुषी यहाँ पर। क्या गृह युद्ध के हालात ईरान के अंदर हैं और ये इसको संभाल पाएंगे खमेनी यहाँ पर, और क्या अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा जिस तरह से वेनेजुएला में हालात हमने यहाँ पर देखे हैं? बहरहाल इस पर और अपडेट आपको देंगे। फिलहाल ये भी आप जानिए कि इस बीच ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में अमेरिका पूरी तरह से उतरा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि हम ईरान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं और अगर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसी भी तरह का अत्याचार हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका पूरी तरह से लोडेड और रेडी है। और ये भी ट्रंप कह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं ईरान में, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है अमेरिका। और ये भी उन्होंने कहा है कि ईरानी सरकार ने अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को मारा या किसी भी तरह की तकलीफ उन्हें दी तो अमेरिका भी इसका पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। तो अमेरिका पूरी तरह से लोडेड और रेडी है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protests, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. चलिए अब आपको बताते चले कि परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान पर लगे प्रतिबंधों ने भी वहां की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। बिल्कुल, जानते हैं कि किन बड़े देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध यहां पर लगाए हुए हैं। वैसे ये नाराजगी जो है अमेरिका के साथ भी ईरान की कोई नई नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। अब प्रतिबंध की हम बात करें तो यहां पर देखिए दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, अमेरिका, ये लंबी फहरिस्त है उन देशों की जिन्होंने ईरान पर उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की कदम थे, जो तैयारियां थी, उसको देखते हुए प्रतिबंध यहां पर लगाए हैं। और ये जो मामला है वो तनाव की वजह रुक रुक कर बनता रहा है और अभी स्थिति यह है कि वहां की रिजीम, लोकल लोग भी उसके खिलाफ हैं और ये तमाम देश तो हैं ही जिनसे तलखी ईरान की रही है।
बिल्कुल, मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं। देखिए, ये वो देश है जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी कि ईरान जो है चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ तो पहले से ही अपने ही देश में जो हालात है वो सुधरे हुए नहीं है, लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई चरम पर है, नौकरी नहीं है और इसलिए जो युवा है उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और जगह जगह अब तक जो प्रदर्शन है वो ईरान के कई शहरों में फैल चुका है। अब पिछले 12 दिनों से ईरान सुलग रहा है। पहले जो प्रदर्शन कुछ शहरों से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे पूरे ईरान को चपेट में लेने लगा है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 के आसपास गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वो ये भी कह चुके हैं कि उनकी मिसाइलें तैयार है और दूसरी तरफ ईरान के निष्कासित क्राउन प्रिंस ये कह रहे हैं कि वो ईरान को नए सिरे से लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस सबके बीच ईरान के सुप्रीम लीडर का क्या स्टैंड है? क्या ईरान एक बार फिर से अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है? और सवाल है कि इस बार क्या होगा? क्या मैदान जंग में फुल एंड फाइनल हिसाब होगा? 1, 2, 3, 4 एक के बाद एक गोलियां चलती। देखते ही देखते कार सवार बैलेंस खो देता है, आगे जाकर पेड़ से टकरा जाता है। जिसे गोली मारी गई वो पुलिस कमांडर था, नाम था महमूद हकीकत, एंटी बलूच ऑपरेशन चलाता था। अब यह मंजर सिर्फ एक शहर या कस्बे का नहीं, ईरान में 12 दिन से बवाल जारी है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता क्रांति की तरफ दिखाई पड़ता है। महिला के मुंह से खून निकलता है, लेकिन कहती है कि 47 साल से मुर्दा थी, अब जिंदा होने का वक्त आया। इस बीच अमेरिका कह चुका है कि वो खामेनेई के खात्मे के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। सत्ता परिवर्तन के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई क्या करेंगे? क्या ट्रंप को करारा जवाब दिया जाएगा? 7 महीने पहले ही उन्होंने हमारे देश के हजारों लोगों की हत्या की है। हमारे कमांडर वैज्ञानिकों को मारा है। उन्होंने हमारे देश के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का कत्ल किया है। अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। ईरान के कमांडर इन चीफ की बातों से साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं, खामेनेई मुकाबला करने को तैयार है। तो दूसरी तरफ ईरान की पुलिस भी कहती है उपद्रवियों को किसी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूं कि हम इन सभी दंगाइयों से सख्ती से निपटेंगे। जो लोग विदेशी एजेंसियों के बहकावे में आ गए थे, उनके पास अभी भी खुद को पहचानने और ईरान की महानता को समझने का समय है। यानी बात अब ईरान में विदेशी ताकतों की कथित दखलंदाजी पर आ चुकी है। इसीलिए एक बार फिर ईरान की मिसाइलों के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगे। लेकिन इस बीच ईरान की सिचुएशन और खराब होती दिखाई दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। सरकार को चिंता इस बात की कि अब व्यापारी वर्ग खुलकर प्रदर्शन में उतर आया है और दंगाई भी सब कुछ जलाने पर आमादा है। ईरानी कमांडर रहे कासिम सुलेमानी की मूर्तियां तोड़ने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें खामेनेई ने खुद अपॉइंट किया था, चुन चुनकर अहम पदों पर बैठाया था। और जो बयान दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर 12 दिन की जंग होने वाली है या फिर इस बार आर पार की टक्कर होगी? तो देखा आपने कैसे हालात ईरान में बने हुए हैं। वैसे ऐसा लग रहा है कि ये और वक्त इसमें लगेगा क्योंकि 2 हफ्ते तो हो गए हैं तनावपूर्ण स्थिति है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। देखिए आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज होनी है और ऐसे में जो कुछ दिल्ली में हुआ उसके बाद एहतियात बरते जा रहे हैं। तुर्कमान गेट के पास दरगाह फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई अशांति को देखते हुए दिल्ली भर में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मस्जिदों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इन सबके बीच जुमे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। कई इलाकों में दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, देखिए फैसल आई मस्जिद के पास काफी हंगामा हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आज जुमे की नमाज है, क्या इंतजाम है इस मस्जिद के अंदर? जो आम लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे जुमे की आज? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैज़ इलाही मस्जिद के पास में खड़ा हूँ। फैज़ इलाही मस्जिद है ये, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मलबा था उसको तकरीबन हटाया जा चुका है। बस लोहे का ये कुछ मलबा पड़ा हुआ है, उसको यहाँ से हटाया जाना है। तो यहाँ पर अभी तक जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि फिलहाल आम लोगों को यहाँ पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। तमाम सारा यहाँ पर लोहे का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। मस्जिद के बगल में जो बैंक्वेट हॉल का मलबा है वो भी अभी यहाँ पर है। तो इसके वजह से अभी फिलहाल जो धारा BNS की 163 है उसको अभी यहाँ पर लगाया हुआ है। पिछले 3 दिन से लगी हुई है, आज तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं ये तुर्कमान गेट है, काफी व्यस्ततम ये पूरा इलाका है। यहाँ पर आमतौर पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन सारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है, उसको भी बंद अभी रखा गया है। आज तीसरा दिन है और इसके अंदर जो है वहां पर भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। यानी जो तुर्कमान गेट के अंदर का इलाका है वहां अभी भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये सामने जो आप मोबाइल पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, ये एक तरीके का कंट्रोल रूम है जहां से CCTV फुटेज के और सारे वीडियोस को देखा जाता है। तमाम सारे पुलिस के लोग हैं, तो ड्रोन से लेकर CCTV फुटेज तक को खंगाला गया है। अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है और 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। तो अभी फिलहाल ये कहा गया है कि इस जगह पर तो नमाज की पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी फैज़ इलाही मस्जिद में, लेकिन अपने अपने इलाकों में जहां मस्जिद है वहां पर आप नमाज पढ़ें। अमन कमेटी की बैठक भी हुई है और उसके जरिए अपील की गई है कि अपने ज्यादातर लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ें। बिल्कुल रवीश, आप नजर बना के रखिएगा। जया हमारी सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जामा मस्जिद से इस वक्त सीधा लाइव। जया, जामा मस्जिद के पास से भी जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाना है। आज वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जुमे की नमाज भी है तो माना जा रहा है कि विशेष तौर पर जो नजर है पुलिस की तरफ से वो रखी जा रही है। आयुषी, आपको सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के बाहर हम मौजूद है। थोड़ा नज़दीक आएंगे, आप बोर्ड पे देखेंगे शाहजहां ने 1650 से 56 के बीच ये जो मस्जिद बनाई थी, एक बेहद ऐतिहासिक और देश की जानी मानी मस्जिद। और उसके बाहर अभी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को एक निर्देश दिया है कि 2 महीने के भीतर जो अवैध अतिक्रमण इस इलाके के आसपास है उसको हटाया जाए और जो अवैध अतिक्रमण अगर पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा दें। आज जुमे की नमाज होनी है, फजर की नमाज सुबह हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा इलाका, यहाँ पर पूरा बाजार सजता है। अभी सुबह का वक्त है, लोग यहाँ नहीं आए और वैसे भी जुम्मे के वक्त यहाँ पर बाजार थोड़ा देर से खुलता है। फिलहाल यहाँ पर हमने देखा कई लोग जो है टूरिस्ट जो है बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि जामा मस्जिद उसकी ऐतिहासिक महत्ता है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ हालात बिल्कुल सामान्य है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल आपने पूछा तो फिलहाल यहाँ और दिनों की तरह हालात बिल्कुल नॉर्मल है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर फिलहाल हमें सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल सामान्य स्थिति है जामा मस्जिद के बाहर। बिल्कुल जया, फिलहाल सामान्य स्थिति है, लेकिन जो कुछ वहां पर हुआ उस वक्त तुर्कमान गेट के बाहर, उसके बाद जरूरी भी है ऐसा, क्योंकि आयुषी जो जगहें हैं ये बहुत बिजी एरिया हैं और पुरानी दिल्ली में दाखिल होने का एक छोर तुर्कमान गेट है और एक तरफ जामा मस्जिद है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर ये एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज जुमे की नमाज को लेकर फैज़ इलाही मस्जिद के पास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आम लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और इस मुद्दे पर आज होने वाली जुमे की नमाज पर फैज़ इलाही मस्जिद के संरक्षक नजीमुद्दीन चौधरी ने कहा कि अगर प्रशासन इजाजत देगा तो नमाज होगी और अगर इजाजत नहीं मिली तो मस्जिद में है वो वही नमाज पढ़ेंगे। तो उनका यह कहना है कि जो जहां पर है आप आसपास अपनी मस्जिद में नमाज पढ़िए, जुमे की इजाजत अगर यहां पर नहीं है तो आप यहां पर मत पढ़िए, जहां पर नमाज हो रही है वहां पढ़ लीजिए। आज जुमे की नमाज को लेकर फैज़ इलाही
संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी ने एनडीटीवी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इजाजत देती है तो हर आदमी को नमाज के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहां पर सारा मलबा पड़ा हुआ है और मलबे को देखकर पब्लिक को रोष आता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इजाजत नहीं देती है तो फिर लोग घर में ही नमाज पढ़ें या आपके आसपास जो मस्जिद है उसमें आप नमाज को अदा कीजिए। फैज़-ए इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी और क्या आप लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएंगे? देखिए, हमें तो जाना चाहिए और जाएंगे भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक रखा है। कल से कोई नमाज नहीं हुई। अगर महकमा चाहता है कि नमाज पढ़ने ना जाए तो कोई भी नहीं जाएगा। कोई कैसे जा सकता है? जब महकमे की मर्जी नहीं है, पुलिस की मर्जी नहीं है तो कैसे जा सकते हैं? वैसे 2:30 बजे तकरीबन नमाज हो जाती है। क्या प्रशासन की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क साधने की, बातचीत करने की कोशिश की कि जुमे की नमाज है उसके लेकर कुछ? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैसेज कई आए हैं कि आप आई कार्ड दे दें या आधार कार्ड दे दें तो नमाज पढ़ने। हम कहाँ से देंगे भाई? नमाज पढ़ने वालों से ये थोड़ी कहा जाएगा कि तुम माथा टेकने आए हो, अपना नाम पता बताओ। देखा आपने, नजमुद्दीन चौधरी हैं जो मस्जिद के संरक्षक हैं फैज़-ए इलाही मस्जिद के, जो कह रहे थे कि जुमे की नमाज अगर इजाजत नहीं है तो आप अपने नजदीक की मस्जिद में पढ़िए। उधर फैज़-ए इलाही मस्जिद के पास कार्रवाई जो हुई है उसके बाद अब फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची और जो हिंसा वहां पर हुई उसके सबूत उसने इकट्ठे किए हैं। पत्थरों को सबूत के तौर पर यह टीम लेकर गई है और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की है और अपनी तरीके से इस जांच को आगे यहाँ पर बढ़ा है। और इसी पर हमारे सहयोगी दिव्यांकर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए इलाही मस्जिद के परिसर के बाहर जो अवैध अतिक्रमण का हिस्सा था उसे 6 जनवरी के रोज नगर निगम की टीम हटाने के लिए पहुंची थी और उस दौरान पत्थरबाजी है वो भी देखने को मिली। और लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस की टीम आज उस जगह पर पहुंची जहां से जो पत्थरबाजी है वो हुई थी और जिन पत्थरों का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए किया गया था उन्हें दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया है। और आप यहां पर तस्वीरों में देख पाएंगे फॉरेंसिक टीम ने जो सबूत कलेक्ट किए हैं उन्हें यहां पर सील कर दिया गया है। और अब फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की आपको ये गाड़ी नजर आएगी इनमें रखा जा रहा है। तो 3 बोरी सबूत जो है वो फॉरेंसिक की टीम ने कलेक्ट किए हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो फॉरेंसिक की टीम है वो जो एरिया आपको यहाँ पर सामने नजर आएगा इस एरिया में जो पत्थरबाजी है वो की गई थी और यहीं से जो सबूत हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। ये सामने आप जो एरिया आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे यहीं से जो दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम है उन्होंने जो सबूत है उन्हें कलेक्ट किया है और 3 बोरी सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर कलेक्ट किए हैं। और इन सबूतों को इकट्ठा करके यहां से दिल्ली पुलिस की टीम लेकर जा रही है। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। खबर अब आपको बता दें, तुर्कमान गेट इलाके में ध्वस्तीकरण का पूरा मामला है। एनडीटीवी के पास इलाके का एक्सक्लूसिव ड्रोन वीडियो है। आपको बता दें कि वीडियो में मस्जिद में कोई बदलाव नहीं दिखा। पहले और बाद की तस्वीरों से जो स्थिति है वो काफी स्पष्ट होती हुई नजर आई है। और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है आयुषी यहाँ पर क्योंकि अफवाह इस बात की फैलाई गई थी कि शायद मस्जिद को गिराने के लिए या उसके लिए जो है वहां पर बुलडोजर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर हंगामा हो गया। अब ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए, फैज़-ए इलाही मस्जिद है उसके नजदीक ये बारात करता पहले की तस्वीरें जिसके आसपास आपको इमारत यहाँ पर नजर आ रही होगी और उसके बाद की तस्वीरें जहाँ पर मस्जिद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी हुई है, उसके पास जो ये अवैध तरह का कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया गया है। तो ताबिश न सिर्फ दिल्ली में बल्कि यूपी में भी जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अतिक्रमण पर एक्शन जारी है और यूपी के वाराणसी में दाल मंडी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर भी रास्ता चौड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से ये जो काम है किया जा रहा है उसको लेकर कुछ लोग जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके थोड़े ऐतराज भी थे, लेकिन किस तरह से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। नए साल पर वाराणसी के दाल मंडी में दोबारा हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई
वहां भारी पुलिस बल तैनात था। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों और इमारतों को हटाया जाएगा। ये कार्रवाई 2025 में शुरू हुई थी और बीच में रुक गई थी, लेकिन अब प्रशासन फिर से एक्शन मोड में आ गया है। जो दाल मंडी का चौड़ीकरण है, एक बार फिर से काम शुरू हुआ है। ये CK 43/113 जो मोहम्मद अहमद का है। ये 4 मंजिला मकान है जिसमें ग्राउंड नीचे जो है दुकानें भी हैं। उसी में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये PWD की कार्रवाई है जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों का मूवमेंट ना हो। दाल मंडी एक संवेदनशील जगह है। काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र कहा जाए तो 200 से 300 मीटर दूर यहाँ पर है। इस दाल मंडी गली का व्यवसायिक गली है ये। इसका चौड़ीकरण करना है 17 मीटर, मतलब करीब 54 फीट से ज्यादा इस गली का चौड़ीकरण करना है और अभी मात्र 10 फुट ही ये इस गली का चौड़ी है। तो इसी के अभियान के तहत ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये गली चौड़ी हो जाए तो यहाँ से सीधे नई सड़क से जो व्यक्ति कैंट स्टेशन पर उतरे और नई सड़क से सीधे यहाँ पर दाल मंडी होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाए। आखिर ये तोड़ फोड़ क्यों हो रही है, इसका कारण भी आपको समझाते हैं। तंग गलियों को चौड़ा करने की योजना, इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या, आपातकालीन वाहनों के आने जाने में दिक्कत, इलाके में भारी अवैध अतिक्रमण है। चौड़ीकरण से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने में आसानी होगी। देखिए छत के ऊपर से चूंकि काफी प्राचीन और जर्जर ये भवन है, इसलिए छत के ऊपर से इसको तोड़ा जा रहा है। कल से ये काम शुरू हुआ है। कुल 181 भवनों को तोड़ा जाना है और 500 से अधिक दुकानों को तोड़ा जाना है। उसके बाद ही दाल मंडी की 10 फीट करीब चौड़ी सकरी जो गली है ये 17.5 मीटर होनी है, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बिले और कैंट स्टेशन से या बाबतपुर एयरपोर्ट से या कोई दर्शन करने आता है तो नई सड़क से यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो है पर्यटक यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। तो ये कार्रवाई तेजी से चल रही है और फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देखा आपने, ये जो डेमोलिशन हटाने को लेकर काम किए जा रहे हैं ये चर्चा में है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा दाल मंडी का इलाका। इसके अलावा एक और जगह जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई काफी चर्चा में है, उसके बारे में आपको बताते हैं। यूपी का संभल, जहां पर अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है और अवैध निर्माण पर अल्टीमेटम भी यहाँ पर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस सिलसिले में यहाँ पर दादा मियाँ की दरगाह है संभल शहर के बीचों बीच, उसके पास बनी मस्जिद भी अब इस शिकंजे में आ गई है। और ये जो निर्माण है कब्रिस्तान की जमीन पर यहाँ पर बना हुआ है और अब इसे हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है। रिपोर्ट जरा देखिए इस पर आप। दादा मियाँ की दरगाह और इसके नजदीक बनी ये मस्जिद अब अवैध कब्जे की वजह से प्रशासन के शिकंजे में है। प्रशासन ने दरगाह और मस्जिद को 15 दिन के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। कब्रिस्तान में क्या होता है, इबादत होती है, तो आप इसको हटाइए। साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर बिना अनुमति लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के संभल में मौजूद ये दरगाह और मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर है। कब्रिस्तान की भूमि का इस्तेमाल अवैध कब्जे के लिए किया जा रहा है जो नियमों के खिलाफ है। जांच में सामने आया है कि इसी भूमि पर अवैध कब्जा कर दरगाह और मस्जिद का निर्माण किया गया। प्रशासन ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो दरगाह और मस्जिद का निर्माण पूरी तरह अवैध पाया गया। दरगाह और मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों को प्रशासन ने 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। अगर तय समय सीमा में दरगाह और मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं साहब, ये जैसे है इबादत गाह है तो ऐसे ही रहेंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण करना नियमों के खिलाफ है। यह है कि यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे।
इस बीच बीते कुछ दिनों में संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अगर बीते कुछ दिनों की कार्रवाई की बात करें तो 6 जनवरी को राया बुजुर्ग गांव में 3 घर तोड़े गए। 4 जनवरी को राया बुजुर्ग में एक अवैध मस्जिद गिराई गई। 4 जनवरी को हाजीपुर में अवैध मदरसा और दुकानों पर कार्रवाई की गई। 4 जनवरी को ही सलेमपुर गांव वालों ने खुद अवैध मस्जिद गिराई। कुल मिलाकर संभल में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की खबरों पर आगे अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। और बांग्लादेश का दीपू हत्याकांड तो आपको याद होगा, जहां पर एक हिंदू बांग्लादेशी जिससे भीड़ ने जिसके साथ बर्बरता की और उसे जिंदा जला दिया। और उसी को लेकर अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि दीपू दास हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था वो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने मोहम्मद यासीन अराफात को अरेस्ट किया है। भालुका की एक मस्जिद का इमाम इसको बताया जा रहा है और 18 दिसंबर को दीपू दास की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने पहले दीपू को पीट कर उसको अधमरा करा, उसके बाद उसको मौत की घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। सोचिए आप कितना विभत्स घटना थी। और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 2025 में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश भारत में की गई। बांग्लादेश से 1104 बार घुसपैठ की कोशिश हुई और एक दशक में सबसे ज्यादा बार घुसपैठ की साजिश थी। 2025 की बात की जाए तो 2550 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। 2024 में 977 बार भारत में घुसपैठ की कोशिश हुई है। यानी कि जो ये आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश जो है वो बाज नहीं आ रहा है। लगातार जो घुसपैठी है वहां से घुसपैठ करने की कोशिश भारत में कर रहे हैं। अब आपको पश्चिम बंगाल में किस बात को लेकर चर्चा है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी सियासी हलचल की खबर जो सामने आई है वो आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले मुंबई में क्या चल रहा है वो आपको बता देते हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में अफरा तफरी की जो खबर है वो सामने आई, उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर लोकल ट्रेन में भीषण आग लग गई। बिल्कुल, आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक वो दिखाई देने लगी। और पूरा मामला क्या था और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये हादसा हुआ कुर्ला और विद्या विहार रेलवे स्टेशन के बीच, जहां कचरा ले जा रही लोकल ट्रेन के दूसरे कोच में अचानक आग भड़क उठी। गनीमत ये रही कि जिस ट्रेन में आग लगी वह उस समय खाली थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद पहली नजर में ऐसा लगता है कि आग बहुत बड़ी थी। दूर तक आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही थीं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी मदद की। करीब रात 9 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई। आग की वजह से मध्य रेलवे की लोकल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कई लोकल ट्रेनें रास्ते में ही रोकनी पड़ी। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने घाटकोपर से सायंस स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर में करंट पूरी तरह बंद कर दिया है। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने पूरे दिन दहशत का माहौल इलाके में बनाए रखा। जाहिर तौर पर तेंदुए को देखकर लोग एकदम दहशत में आ गए और करीब 9 घंटे तक तेंदुआ एक घर में यहाँ पर कैद रहा। इस दौरान पूरे गांव में वन विभाग और पुलिस ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आप भी देखिए जरा किस तरह के हालात वहां पर थे। वन विभाग और पुलिस की टीम ने एक ऐसे घर को घेर रखा था जहां करीब 9 घंटे तक एक तेंदुआ मूवमेंट करता रहा। इस दौरान खिड़की से देख रहे लोगों पर तेंदुआ गुर्राता रहा। इसी बीच कानपुर से आई डॉक्टरों की टीम घर में घुसी। फिर काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया। ये पूरा मामला है प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र के छिबैया गांव का, जहां करीब 9 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में तेंदुए को पकड़ लिया। इस बीच वन विभाग और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। वन विभाग ने घर के चारों तरफ जाल बिछा दिया। एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। दरअसल सुबह के वक्त तेंदुआ गांव में एक तालाब के पास था। कुछ ही वक्त बाद तेंदुआ गांव की ओर भागा और एक घर में घुस गया और दिन भर उसकी दहशत बनी रही। तब जाकर
वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में कल ईडी की रेड हुई और उसको लेकर जमकर सियासत यहां पर हो रही है। क्यों हो रही है, इसकी वजह आपको बता दें। आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता दोपहर 2 बजे जादवपुर बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी और ये मार्च प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कल की छापेमारी के खिलाफ यहां पर किया जाएगा। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड की थी। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के इशारे पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति, कैंडिडेट लिस्ट और डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। कल रेड के दौरान ममता खुद मौके पर पहुंच गई और कई जो दस्तावेज थे वो भी लेकर निकल गई। ईडी ने इसे जांच में बाधा बताया है और हाई कोर्ट का अब ईडी ने रुख किया है। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। आज 4 बजे हमारा वार्ड में एवरी वार्ड, एवरी ब्लॉक देयर विल बी प्रोटेस्ट रैली। ओनली वार्ड बिजी विद एसआईआर वर्क में जो है वो एसआईआर वर्क करेगा, बाकी जो है वो आंदोलन करेगा। अब इस मामले पर आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस आयुक्त का वहां जाना अनैतिक, असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सीधा हस्तक्षेप है। अब जरा तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे स्थिति कल इस मामले को लेकर वहां पर खड़ी हो गई। दरअसल ईडी की जब छापेमारी की खबर सामने आई तो ममता बनर्जी खुद वहां पर एक जगह पर पहुंच गई जहां पर ईडी की टीम मौजूद थी और उसके बाद फिर शाम को प्रोटेस्ट का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। और ये तस्वीरें जरा देखिए आप, टीएमसी के कार्यकर्ता जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आए, सड़कों पर उतरे, हाथ में बाकायदा बैनर पोस्टर लेकर। तो न सिर्फ हावड़ा बल्कि जलपाईगुड़ी में भी जो टीएमसी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, झंडे लेकर जो विरोध करते हुए कार्यकर्ता है उस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये सियासत जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, ये यहाँ से बाहर भी अब समर्थन ममता बनर्जी को दिख रहा है। आदित्य ठाकरे पर क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप देखिए। तय हो गया कि भाजपा बंगाल हार रहा है। जब जब भाजपा जहाँ बुरी तरह से हारता है ऐसी सारी चीजें करता है। जो भाजपा की यंत्रणा है ईडी भाजपा के कपड़े धोने में लगे हुए है। जो ममता दीदी के साथ हुआ है ये बहुत ही घृणास्पद गंदी हरकत है और ममता दीदी करारा जवाब देगी ये तो पता है, लेकिन देश में कभी न कभी ये ईडी जो भाजपा की है उसके खिलाफ बहुत बड़ा उद्रेक होगा। आप देखिए कोर्ट का बात है वो अलग बात है, लेकिन ये पेपर तो हमारा पेपर था ना, हमारा घर से आप जबरदस्ती इसको छीन के लिया, हम तो आपका घर में जाके कुछ नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है, सारा दुनिया देखा है। तो देखा आपने यहाँ पर ईडी की कार्रवाई पर जिस तरह की प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने दी है, तो ईडी बनाम टीएमसी तो होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रही इस जंग में अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कूद पड़े हैं। राज्यपाल ने यहाँ पर कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संविधान का पालन करने की उम्मीद की जाती है और लोक सेवक के काम में बाधा डालना गंभीर अपराध है। ममता की ईडी दफ्तर से कागजात ले जाने को लेकर जब सीवी आनंद बोस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राज्यपाल का ये बयान ममता पर सीधा निशाना माना जा रहा है। जो हालात इस वक्त बंगाल में बने हुए हैं, कल देखा आपने किस तरीके से ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी पहुंचे और उसी पर अब रिएक्शन आया है राज्यपाल सीवी आनंद बोस का। That is now sub judice. I as governor will not comment on matter which is sub judice before the court. Matter is in the High Court. I am not a higher court. Comment on that. I can only say what is happening around me now as reported by you. Calls for the explanation. विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरुग्राम का रुख करते हैं और आपको बताते हैं गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और सरकारी जमीन से अपराधियों का कब्जा यहां पर हटाया गया।
अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में कार्रवाई हुई। गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और ये सख्त अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये करणपुत्र विजय नाम का एक अपराधी है। इसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गृहवेदन, चोरी और पुलिस कर्मचारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झगड़ा इत्यादि का। और ये इस प्रकार से इन झुग्गियों में इलीगल तरीके से रह रहा था। और जो हमने कल डीटीपी साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर किया था, जिस पर डीटीपी साहब और एचएसपीपी डिपार्टमेंट की तरफ से कंबाइंड ऑपरेशन चला करके इसकी झुग्गी को डिमोलाइज किया गया है। तो देखिए, लगातार आर पार की बात चल रही है और आर पार की टक्कर की बात चली है, तो एक बार फिर आपको अटलांटिक की तरफ भी ले चलते हैं। ये वो जगह है जहां पर चंद घंटे पहले ही ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया। राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया और इस बार ये कहा गया कि चूंकि ये जहाज बिना अमेरिका की मर्जी वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था, अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए यह कार्रवाई यहां पर की गई है। क्या ट्रंप को करारा जवाब देने वाले हैं पुतिन? क्या अमेरिका की वॉरशिप को निशाना बनाया जाएगा? क्या तेल पर महासागर में महायुद्ध होगा? जब से दुनिया ने रूसी जहाज को किडनैप किए जाने वाली तस्वीरें देखी हैं, जब से पता चला है कि रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तब से क्रेमलिन को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पुतिन किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? किस लेवल का जवाब दिया जाएगा? क्या न्यूक्लियर मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया जाएगा? वैसे जहां तक यूक्रेन युद्ध का सवाल है, तो न्यूक्लियर ऑप्शन की बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन इस बार बात रूसी जहाज के कब्जे को लेकर है। रूसी सांसद की तरफ से कहा गया कि अमेरिका समुद्री लुटेरों की तरह बर्ताव कर रहा है, लेकिन रूसी जहाज पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने क्या कुछ कहा, वो भी सामने आ गया। न्यायिक विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी और युद्ध मंत्रालय ने जहाज पर कब्जे की पुष्टि की है। अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के तहत जहाज जब्त किया गया। ट्रंप सरकार पहले से निर्धारित सेक्शन पॉलिसी को पूरी तरह लागू करेगी। जो जहाज जब्त किया उसके खिलाफ कोर्ट का वारंट था। शैडो फ्लीट यानी नाम बदलकर वेनेजुएला का प्रतिबंधित तेल ले जाया जा रहा था और प्रेसिडेंट ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो कि जहाज के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई के आदेश थे, इसलिए जहाज के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरी होगा तो उन्हें अमेरिका भी लाया जाएगा। यानी अमेरिका कहता है कि जहाज तो कब्जे में रहेगा ही, इसके अलावा जो उसके क्रू मेंबर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और जहां तक वेनेजुएला के तेल का सवाल है, तो उस पर अमेरिका का ही हक रहने वाला है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडार से सालों तक तेल निकालेगा। ट्रंप कह चुके हैं कि वेनेजुएला से अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल मिलेगा, जिसे वो मार्केट प्राइस में बेचेगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल की बिक्री को अनिश्चित काल तक अपने कंट्रोल में रखेगा। अब चूंकि वेनेजुएला के पास हाई क्वालिटी का तेल है, इसलिए भी अभी तक रूस और चीन उससे सौदा करते आए थे और ये बात ट्रंप को अखर रही थी। लेकिन जब से मादुरो को किडनैप करके ट्रंप अमेरिका लाए, तब से वेनेजुएला का पूरा तेल संसार अमेरिका की मुट्ठी में। यही वजह है कि रशिया और चीन बिफरे हुए हैं और बात महासागर में महायुद्ध तक पहुंच रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां से चौंकाने वाली खबर आई है। मरे हुए लोगों के रजाई गद्दे बेचने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन ने मामले का खुलासा किया है। मरे लोगों की जो रजाई है उससे रुई निकाल कर बेचने का आरोप लगाया गया है। अब समुदाय विशेष के लोग ये काम कर रहे थे, ये आरोप यहाँ पर लगा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले के बाद हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और ये मामला यहाँ पर अब गरमा रहा है और हिंदू संगठनों ने इसको लेकर नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। ऐतराज उनकी तरफ से जताया गया है।
इस मामले में जब जांच पड़ताल की गई तो ये मामला सही पाया गया। इसमें एक जो व्यक्ति है संजय, उसके द्वारा जो शमशान में जाकर रजाई गद्दे जो मृत व्यक्तियों के होते हैं जो उनके ऊपर डाले जाते थे उनको एकत्र किया जाता था और उसके बाद फिर हामिद और सलमान, जिनकी की मसूरी क्लॉथ हाउस के नाम से रानी पोखरी में एक दुकान है, वहाँ पर बेच दिए जाते थे, तो उनको फिर वो आगे ग्राहकों को बेचा जाता था। तो ये मामला सही पाए जाने पर इस पर तहरीर इसमें मामला दर्ज करके और इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश के पास हरिद्वार से जहां हर की पैड़ी पर बड़ा एक्शन हुआ है। गैर हिंदुओं के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। घाट किनारे दुकान या ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड जो हैं वो जांचे जा रहे हैं। गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित आधार कार्ड देखकर सत्यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुंभ 2027 से पहले घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग के बाद अब ये कार्रवाई तेज हो गई है और जांच पड़ताल करते हुए जो लोग हैं वो अब नजर आ रहे हैं। दुकान और ठेला लगाने वालों के आधार कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित जो हैं ये काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ होना है 2027 में और उसके लिए ये मांग की जा रही है कि सिर्फ हिंदुओं को ही इसमें प्रवेश दिया जाए। अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई के बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब देखिए, देश के कई राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है और हमने दिल्ली, यूपी, हरियाणा में बुलडोजर एक्शन से हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। अब आपको राजस्थान हम लेकर चलते हैं और वहां पर किस तरह का बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो आपको बताते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस की कार्रवाई से इलाके में काफी हलचल यहां पर देखी जा रही है। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त रुख यहां पर अपनाया हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिसे लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नगर परिषद की टीम ने अभियान की शुरुआत झुंझुनू के बाकरा मोड़ चौराहे से की। इस कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हालात को काबू में कर लिया। नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने टीन शेड, ठेले और सड़क पर रखा सामान हटाया। अभियान के दौरान नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त कर लिया। आरा मशीन के बाहर सड़क पर रखी गई लकड़ियों को भी हटवाया गया। प्रशासन की माने तो ये विशेष अभियान 20 जनवरी तक चलने वाला है। इस दौरान स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई है कि सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर बिहार के खगड़िया जिले से है, जहां इन दिनों एक बच्ची की रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन भड़का हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उस वक्त हालात ज्यादा बेकाबू हो गए जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होकर डीएम ऑफिस में घुस गई। ये तस्वीरें हैं खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र की, जहां विरोध प्रदर्शन इतना आक्रामक था कि गुस्साए परिजन और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में समाहरणालय में पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसी आक्रोश में भीड़ डीएम कार्यालय और सभागार में घुस गई, जहां जमकर हंगामा किया गया। हालात बिगड़ते देख सदर एसडीओ और एसडीपीओ मुकुल रंजन मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। से हम लोग यही मांग करते हैं, पूरे जिला में एसवाइकर पूरा फैल गया है, इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और दोषी को तत्काल फांसी मिलना चाहिए, जब ही ये आक्रोश बंद होगा, नहीं तो यह नहीं बंद होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। आयशी, देखिए, दिल्ली की सर्दी और दिल्ली का प्रदूषण, ये दोनों ही बहुत मशहूर हैं और इन दोनों का असर जो है वो आज देखने को मिल रहा है। सर्दी बहुत है, मौसम में बदलाव है और बारिश भी आज देखने को मिल रही है, जिससे प्रदूषण को लेकर भी थोड़ी राहत यहाँ पर दिल्ली वालों को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन प्रदूषण में कमी मिली है, लेकिन कई इलाकों में जो ठंड है वो बढ़ गई है और तापमान आप देखिए, कई इलाकों में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया है। बारिश से AQI में सुधार हुआ है और दिल्ली NCR में जो AQI है वो 256 पर पहुंच गया है, यानी कि ताबिश अब तक का सबसे कम AQI से माना जाए। बिल्कुल, तो AQI भी कम हुआ है, सर्दी भी थोड़ी बढ़ गई है। पल्लव हमारे साथ हैं। पल्लव, बताइए, राहत ज्यादा मिली है लोगों को या फिर सर्दी से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, राहत की अगर बात करें तो जाहिर तौर पे है जो AQI है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन जो तापमान है
वो बहुत जो है बढ़ गया है। जो ठंड बढ़ गई है, शीतलहर के कारण जो ठिठुरन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और यही वजह है कि इस वक्त अगर आप पारा की बात करें तो करीब 8 डिग्री सेल्सियस करीब जो है वो पारा है और ये उम्मीद की जा रही है शाम तक 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पहले इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही अनुमान रहेगा और जो रात को सुबह जो है हल्की बारिश हुई है उसने पूरे मौसम के मिजाज को बदल दिया। आप देखिए अभी तक सूरज नहीं निकल पाया है और ये देखिए जो पूरा एक्सप्रेसवे का इलाका है अभी भी जो है वो कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जो है वो कम है और यही वजह है कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो लाइट जला के चलें क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसा ही जो तापमान है वो अगले एक हफ्ते तक रहेगा क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर तापमान कई जगह पे -8 -10 डिग्री तक पहुँच चुका है और उसका असर जो है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों पर देखने को मिल रहा है। यही की वजह है कि जो ठंड और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालांकि AQI में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ लेकिन अभी भी गंभीर स्थिति में AQI जो है दिल्ली एनसीआर का बना हुआ है। बिल्कुल पल्लव, AQI में सुधार हुआ है, मौसम में भी थोड़ा बदलाव उम्मीद करते हैं। इससे फॉग और स्मॉग दोनों से राहत लोगों को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस ले जाने के संदेह में एक युवक जमकर पिटाई कर दी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी भीड़ के आगे बेबस नजर आई। किसी तरह पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में यहां पर लिया और पुलिस के मुताबिक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इलाज के लिए युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मिर्जापुर के डिप्टी जेलर की रिटायर दारोगा पत्नी से सोने की चेन लूट ली। शातिर बदमाशों ने पता पूछने के बहाने डिप्टी जेलर की पत्नी को रोका और उनकी चेन खींच ली। इसके बाद उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और मौके से भाग निकले। इस पूरी घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है और इसी आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। वाराणसी में 10 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति के साथ मिलकर 10 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुकी है। यह मामला प्रिंटिंग उद्योग से जुड़ा हुआ है जिसमें महिला ने अपने पति शरद भार्गव के साथ मिलकर कई व्यापारियों को ठगा। मेरठ में दबंगों ने दलित मां की हत्या करके उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। हत्या से गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में जमकर तोड़फोड़ की। पूरा मामला सरदरा थाना इलाके के कपसाड़ गांव का है। पुलिस ने महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टोल कर्मियों और वाहन चालकों के बीच चाकूबाजी का नया मामला सामने आया है। पूरा मामला नागदा रोड स्थित चक्रावदा टोल इलाके का है जहां पर टोल टैक्स को लेकर कहासुनी होने पर सवार बदमाशों ने टोल कर्मियों से मारपीट की और एक युवक को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वायरल टॉप 5 खबरें। ऋषिकेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां मृत लोगों के फेंके गए रजाई गद्दों से रुई निकालकर नए कवर में भरकर बाजार में बेचने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार खाद की बढ़ती किल्लत के बीच उदयपुर में अफरा तफरी और आगजनी की घटना हो गई। गांव वालों ने बताया कि महीने भर इंतजार के बाद भी यूरिया खाद तो पहुंचा लेकिन किसानों के लिए यह राहत से ज्यादा परेशानी का सबब बन गया। सुबह होते ही समिति परिसर में किसानों की लंबी कतारें लग गई। वहीं एक कर्मचारी से विवाद के बाद एक युवक ने खुद की बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को पुलिस और प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई अवैध संपत्तियों पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको हादसों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें हम दिखाते हैं। पहली खबर दिल्ली से है जहां पर फेज 4 में गड्ढे में एक ट्रक गिर गया। सड़क पर इसकी ईंटें जो है वो बिखरी हुई नजर आई। राहत बचाव की टीम यहां पर रेस्क्यू अभियान में लगी है। हादसे में किसी तरह के किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक के गड्ढे में गिरने से ड्राइवर और उसके साथी बाल बाल यहां पर बच गए। सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। साइकिल सवार को बचाने में एक ट्रक बेकाबू हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है।
मुंबई के कुल्ला में मलबा उठाने वाली ट्रेन की एक बोगी में अचानक से आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। दमकल की टीम यहां पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया और किसी के हताहत होने की खबर यहां से नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के कुल्ला में एक रेलवे ट्रैक में आग लगी। इलाके में इसके बाद जो अप स्लो लाइन है वहां पर OHE को रात करीब 8:30 बजे से करीब 9 बजे तक बंद कर दिया गया। MP के खंडवा में गुरुवार शाम को एक एक्सीडेंट में स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि क्रॉसिंग के दौरान स्कूटी सवार युवक रोड पर खड़ा रह गया और तेज रफ्तार में आई बाइक से टकराकर स्कूटी चकनाचूर हो गई। हालांकि मामला थाने तक नहीं पहुंचा। स्कूटी और बाइक सवार युवकों ने आपस में समझौता कर लिया। घटना इंदौर रोड पर TVS शोरूम के सामने हुई है। बारामूला उरी हाईवे पर अब सिर्फ एक सड़क नहीं रह गई है, बल्कि यात्रियों के लिए डर का रास्ता बन गई है। हर दिन हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हाल ही में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने इसे यात्रा के लिए खतरनाक बना दिया। एक बार फिर से यहां पर गुरुवार को लैंडस्लाइड हुई, जिससे हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। यह सड़क श्रीनगर को बारामूला और उरी से जोड़ती है। ट्रैफिक बंद होने से आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ा। और अब विदेश से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 में। डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव के पास होने की संभावना नहीं है। कमांडर इन चीफ की पावर को कम करने के लिए एक बार फिर से बाईपार्टीजन बिल पेश किया गया। बताया जा रहा है कि इस बिल को रिप्रेजेंटेटिव जिम मैकनवर्ड मैसाचुसेट्स और थॉमस मैसियोर ने स्पॉन्सर किया है। स्लोवेनिया में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को अमेरिकी दूतावास के पास रैली निकालकर विरोध वो दर्ज करवाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मादुरो को पकड़े जाने के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में वेनेजुएला के झंडे थे, जो राजधानी लजुब्लजाना में अमेरिकी दूतावास के पास मार्च कर रहे थे। अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी। दरअसल ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिससे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। अमेरिकी अधिकारी के एक महिला को गोली मारने पर बवाल हो गया है। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन को लेकर हो रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखी गई। बांग्लादेश में दीपू दास हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दीपू दास हत्याकांड मामले में मोहम्मद यासिन अराफात को अरेस्ट किया है। आगे बढ़ते और एक और खबर आपको बताते हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी हलचल है। देखिए, SIR पर यूपी में सियासी घमासान वो तेज होता हुआ दिख रहा है। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अब बड़ा आरोप सामने आया है। उनका कहना है कि काला कानून ला सकती है बीजेपी सरकार और कानून से सोना चांदी जमा पूंजी छीन सकती है। वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बना सकते हैं। कागज में नाम न होने पर बेदखली हो सकती है। कानून से सोना चांदी जमा पूंजी छीन सकती है। सरकारी योजनाओं से नाम कट सकता है। नाम कटा तो संपत्ति से बेदखल हो सकते हैं। तो देखिए, जब से जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी हुई है, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। 4 करोड़ वोट उनका कट गया, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? जब से चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश के SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, तब से यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश में वो बुरी तरह से 27 के चुनाव में परास्त होने वाले हैं। वोट पे डकैती डालने की रणनीति राजनीति भाजपा करती है। SIR में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वोटर्स किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या मायावती की बसपा या फिर कांग्रेस? एनडीए विजयी होगा। यूपी में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो वोट कटे हैं वो वोट उनकी पार्टी के हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बहुत सक्रिय हैं। योगी ने SIR की पहली लिस्ट आने के बाद इसको लेकर एक बैठक की, जिसमें ये निर्देश दिया कि बीजेपी के सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। सभी नेता बूथ स्तर पर जाकर इस प्रक्रिया में जुटें। सांसद विधायक इसके लिए अभियान चलाएं और जिन लोगों के नाम छूटे हैं उनके नाम लिस्ट में जुड़वाएं। कोई भी वैध नाम नहीं छूटना चाहिए। एक तरफ इधर योगी का आदेश आया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने भी अभी ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं को सावधान कर दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है,
जिसमें योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, हर मतदाता, हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दे। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट बचाना है। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक, अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन लिए जाएं। बहरहाल ये किसी को नहीं पता कि जो 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं वो किसके हैं, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। अभी दावा आपत्ति के लिए लोगों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। 6 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि यूपी में कुल कितने लोगों के नाम कटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको बताते हैं कि ये जो मामला है, दरअसल इसको लेकर इतनी सियासत आखिर गर्मा क्यों रही है। दरअसल एसआईआर जो प्रक्रिया की गई उत्तर प्रदेश में, उसमें करीब 3 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम इस लिस्ट से कटने हैं और इसी को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो चिंतित हैं कि कहीं उनके समर्थक या उनके वोटर्स तो नहीं हैं जिन्होंने फॉर्म ठीक से नहीं भरा या कोई और वजह हो जिनके नाम इस लिस्ट से कट जाएंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से और जो पीडीए प्रहरी हैं उनसे कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को देखिए कि कहीं किसी का नाम रह ना गया हो। और इसके साथ साथ ये एक और मामला इन्होंने यहाँ पर कह दिया जिसमें इशारा उन्होंने इस तरफ कर दिया कि काला कानून सरकार ला सकती है, बीजेपी सरकार, और जिनका अगर नाम कट गया वोटर लिस्ट से तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। कानून से लेकर सोना चांदी तक आपका जो है वो खतरे में पड़ सकता है एसआईआर लिस्ट पर। अब इसी को लेकर सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है कि एक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कर रहा है ताकि वोटर लिस्ट को करेक्ट किया जाए। जो वैलिड लोग हैं वही वोटर लिस्ट में शामिल हों, जो लोग दूसरी जगह पर चले गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है लिस्ट से। बिल्कुल, तो लगातार जो है सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और ये भी कहा जा रहा है कि समय दिया गया है। अगर आपको कोई आपत्ति है लिस्ट से तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति अगर आप दर्ज कराएंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो पूरा मामला है इसे लेकर घमासान जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से ही जो समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और लगातार आरोप लगा रही है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, देखिए विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से इस तरह की कोशिश हुई है कि जो एसआईआर है इसको एक तरह से एनआरसी जैसा दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब जरा बताइए, अगर लिस्ट में नाम किसी का नहीं चढ़ा या किसी वजह से रह गया तो क्या उसके डॉक्यूमेंट खतरे में पड़ सकते हैं, उसका सोना चांदी खतरे में पड़ सकता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम कटे भी हैं उसके लिए यह अवसर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से कि अगला 1 महीना है जिसमें कि वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना जिसमें कि आपका जन्म कहाँ हुआ या तो उसका प्रमाण दे दीजिए या आपकी जन्म तिथि का प्रमाण दे दीजिए, जिससे पता लगे कि आप 18 साल से ऊपर के हैं और जन्म आपका कहाँ हुआ, इससे आपकी नागरिकता का पता लगता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट के लिए आपको कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, उसकी एक पूरी सूची दी गई है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जरूर हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर, खासतौर से बीजेपी में भी इस बात को लेकर चिंता प्रकट की गई है कि करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम जो है वो काट दिए गए। परसों जो है एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तमाम सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी, जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक की थी। इसमें संगठन के लोग भी मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया है कि हर बूथ पर 200 नाम कम से कम उनको जुड़वाने हैं। पूरे प्रदेश में 3.5 करोड़ से भी अधिक नाम जुड़वाने का लक्ष्य रखा गया है। ये निर्देश दिया गया है मंत्रियों को कि वो अपने जो प्रभार के जिले हैं वहां का दौरा छोड़ दें और अपने अपने इलाकों में जाकर के नाम चढ़वाएं। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो विधायकों की जो कमेटियां होती हैं उनकी बैठकों को भी टाल दिया जाए ताकि जो नाम जुड़ाने का सिलसिला है वो शुरू किया जा सके। तो समय कम है, सिर्फ 1 महीने का समय है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है कि 3.5 करोड़ नाम इसमें जुड़वाने हैं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, अभी वक्त है और जिनके अगर रह भी गए हैं तो वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन सियासत एसआईआर को लेकर गरमा रही है और कुछ इस तरह की सियासत है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा और इसी को लेकर बयानबाजी यहां पर हो रही है। अब आपको रूस से
आइए एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको दंग कर देगी। देखिए यहाँ पर यूराल पर्वतों के बीच रूस के पर्म शहर के मशहूर स्की रिजॉर्ट की बर्फीली वादियों में रोज की तरह स्कीइंग चल रही थी कि अचानक एक हादसा यहाँ पर हो गया। एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और जिप लाइन के तारों से उलझकर टुकड़े टुकड़े इसके हो गए। हादसे में 2 लोग मारे गए हैं। ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले आसमान में परवाज कर रहा था, फिर सेकंड्स में तस्वीर बदल गई। हादसे में इसमें सवार दोनों भाइयों की जान चली गई। मौत से जूझती जिंदगी के ये आखिरी लम्हे थे। पर्म क्राई के इस इलाके में हेलीकॉप्टर काफी नीची उड़ान भर रहा था, तभी ये जिप लाइन से उलझ गया। पायलट के पास संभलने का मौका नहीं था। हादसे के दौरान आसपास काफी लोग स्कीइंग कर रहे थे। सभी दौड़ कर आए, लेकिन कुछ करने के लिए बाकी नहीं था। 2 जिंदगियां खामोश हो गई थी। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी, बावजूद इसे काफी नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, 2 लोगों की जिंदगी खत्म होना। सिर्फ महीने ही नहीं बल्कि साल भी बीत गया, लेकिन इंडोनेशिया के कई प्रांतों में जो मौसम है वो नहीं बदला है। यहाँ पर मौसम चुनौतीपूर्ण लगातार बना हुआ है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। इस वजह से कई जगह पर तो हालात काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। पानी, पानी और पानी। रियाऊ प्रांत के मिरांती इलाके का मंजर, कई फुट ऊंची सुनामी जैसी लहरें खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी। कुछ लोग जान बचाकर भागते नजर आए। खास बात, मौत सामने थी, लेकिन रील का जुनून बरकरार था। दौड़ लगाते लोग मोबाइल कैमरों से वीडियो भी बना रहे थे। इस दौरान उफनता हुआ पानी उनके बेहद करीब आ गया था। आचे प्रांत में जगह जगह ऐसे ही हालात, कमर से ज्यादा पानी और उससे जूझती जिंदगी। तमाम खतरों के बीच अपना सामान और घर ताकते लोग पसोपेश में हैं कि यहीं रुके रहें या फिर सब कुछ छोड़कर जान बचाकर भाग जाएं। ये वेस्ट नूसा टांगरा इलाका है। हर तरफ सैलाब का कब्जा है। दरिया का पानी उफान मारते हुए नए इलाकों को सराबोर कर रहा है। बहुत सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ राहत कैंपों में चले गए। बचे हुए लोग बेहद डरे हुए हैं। तो आपने देखा किस तरह के हालात में। अब आपको ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में क्या हुआ है। यहाँ पर लिफ्ट के अंदर महिला से चेन स्नैच करने की कोशिश की गई है। बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश हुई और हेलमेट पहनकर लिफ्ट से यहाँ पर एक व्यक्ति चढ़ा और महिला के चिल्लाने के बाद बिना चेन लिए ही ये फरार हो गया। जब से देखा कि यहाँ पर हंगामा मच सकता है, महिला चिल्ला रही है, तो ये मौका देखकर वहां से फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देखिए किस तरह से ये जो व्यक्ति है यहाँ पर नजर आ रहा है हेलमेट पहनकर। ये जो व्यक्ति है, ये देखिए आप, हेलमेट पहनकर बकायदा पीछा करता हुआ ये जो है वो है और पीछा करते हुए वहां तक ये गया जहां पर महिला की चेन छीनकर तुरंत फरार हो सके। लेकिन महिला ने इसको भांप लिया और जैसे उसने चिल्लाना शुरू करा, ये वहां से फरार हो जाता है। तुरंत यहाँ पर देखिए आप भाग जाता है। इसकी मंशा यही थी कि यहाँ पर चेन छीनी जाए, लूटपाट घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन गनीमत ये रही कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और महिला के चिल्लाने की वजह से इसको यहां से भागना पड़ा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये घटना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कनाडा की। कनाडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कबड्डी खिलाड़ी के ठिकाने पर फायरिंग हुई है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो कनाडा में एक कबड्डी खिलाड़ी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि कबड्डी प्लेयर के ठिकाने पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उसी ने कबड्डी प्लेयर के ठिकाने पर यह हमला करवाया था। आगे बढ़ते हैं और आपको दिल्ली से खबर हम दिखाते हैं तुर्कमान गेट से, जहां पर तुर्कमान गेट मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, अब एक और नाम इसमें शामिल हो गया है। मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को भी अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी वहां पर हुई थी और उसके बाद से लगातार जो है एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है और अब अपडेट ये मिल रहा है कि 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और शख्स यानी कि मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 100 ऐसे फुटेज बताए जा रहे थे जो पुलिस के पास है और इन्हीं की जांच लगातार पुलिस कर रही है और जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन जिन लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की थी, उन पर अब जो एक्शन है वो लिया जा रहा है और अब 12वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जिस तरह से आईसी जांच आगे बढ़ी है, लगता है कि नंबर और बढ़ भी सकता है शायद, क्योंकि 50 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी शक्लें पहचानी गई हैं, कैमरों में जो तस्वीरों में नजर आए हैं और अब इन लोगों की भी पुलिस को तलाश है। तो देखिए, दो तरह से इस मामले की जांच की जा रही है। एक तरफ पत्थर फेंकने वाले लोग जिनको यहां पर पकड़ा जा रहा है, उनकी निशानदेही की जा रही है। दूसरा, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने यहां पर अफवाह फैलाने की कोशिश की, उनको भी पुलिस यहां पर तलाश रही है। तो इस खबर पर आगे भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हंगरी की, जहां इस साल बर्फबारी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हंगरी के बड़े हिस्से में 1 फुट तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे वहां पर सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर था, वहां पर एक न्याय रेग्याजा में बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालुओं का वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। इनके लिए आप देखिए किस तरह का मौसम है और कैसी तस्वीरें वहां से हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेलते फिसलते पानी में कूदते इन ध्रुवीय भालुओं के लिए इस साल की बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं। यूरोप में इस साल आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाओं का एक शक्तिशाली झोंका आया, जिससे हंगरी के बड़े हिस्से में 1 फुट तक बर्फ जमा हो गई। ये नन्हे भालू उसी का मजा ले रहे हैं। ऐसी बर्फबारी बीते 15 सालों से हंगरी ने नहीं देखी है। इन दोनों शावकों को पहली बार ये मौका मिला है, जिसका ये भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इन भालुओं का जन्म नवंबर 2024 में हुआ था। बीते साल हल्की सर्दी के कारण इन शावकों ने बिना बर्फ के बिताए, इसलिए ये मस्ती बनती है। बाड़े में अपनी मां के साथ इन शावकों के इस वीडियो ने प्रशंसकों के बीच खूब धूम मचाई हुई है और सोशल मीडिया पर ये छाए हुए हैं। तो देखा आपने, दिलचस्प तस्वीरें थी। वैसे कहीं पर सर्दी जो है वो लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन रही है, लेकिन इन भालुओं के लिए आयशी अच्छा मौसम था, काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे। पर आगे बढ़ते हैं और बात क्रिकेट की करते हैं। देखिए, आज से महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है और पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा नवी मुंबई में, जो कि आज देर शाम शुरू होगा करीब 7:30 बजे। ओपनिंग मैच टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 28 दिन तक मुकाबले खेले जाएंगे और 22 मैच जो हैं 28 दिन तक खेले जाएंगे। आज से WPL की शुरुआत हो रही है।